दोस्तों नमस्कार। टीवी के विजय के बारे में तो देश भर में लोग जानते हैं। जिस तरह से तमिलनाडु में उनकी सरकार बनी, थलपति के रूप में उन्होंने सरकार का काम संभाला और कहा जाए कि एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में इसको देखा गया। जिस तरह से टीवी के पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और कोई इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी मिली और उसके बाद एक तरह से संघर्ष करके वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। लेकिन बात यहां अब ये जानने की है कि इस सरकार को बने चंद महीने भी नहीं हुए कि इस सरकार को तोड़ने फोड़ने का काम शुरू हो गया है और वो भी कोई छोटे मोटे स्तर पर नहीं। तोड़ने के लिए टीवी के पार्टी के विधायकों को 35 करोड़ तक का ऑफर दिया गया है। दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि सरकार को गिराने के लिए 35 करोड़ तक में विधायक को खरीदने का और अपने पक्ष में अपने हिसाब से वोटिंग करने का उनको कहा गया और ये ऑफर दिया गया। और आगे क्या हुआ? क्या टीवी के सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं वाकई? और ये ऑफर करने वाला था कौन? कौन है जो चाहता है कि 2-4 महीने में ही टीवी की सरकार वहां पर गिर जाए? विजय की सरकार जो इतने बड़े मैंडेट के साथ तमिलनाडु में चुनकर आई है, वो धराशायी हो जाए। आखिर ये दुष्चक्र, ये कुचक्र रच कौन रहा है? ये सारी बातें, अंदर की तमाम बातें हमको बताएंगे संतोष जी। संतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर चल क्या रहा है तमिलनाडु में? अंशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और पिछले कुछ वर्षों में इस देश की राजनीति को उस स्तर तक ला दिया गया है जहां सरकारें गिराने में राजनीतिक दलों को कोई शर्म और संकोच नहीं है। यानी लाज शर्म हया अब सब कुछ इस चुनावी बाजार में एक तरह से बिक गया है। हमने देखा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार कैसे गिराई गई। भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड में कभी सीएम थे, वो उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। किस तरह से सरकार गिराई गई, कैसे गिराई गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा ना दिया होता तो हम उनको फिर से मुख्यमंत्री बना देते। ये एक ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड सेट हो गया है, अब इस देश की राजनीति में एक नॉर्मल सी सिचुएशन। अब हम लोग चौंकते नहीं, बल्कि 35 करोड़ का आंकड़ा एक जगह आया, मैं एक दूसरे बड़े तेज चैनल पे गया तो वो आंकड़ा तो 50 करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। मतलब इतने करोड़ रुपए एक एक विधायकों को ऑफर किया जा रहा है। और ये जो पिछले कुछ वर्षों में मोदी और शाह ने इस देश की राजनीति को इतने निचले स्तर पर लाकर रख दिया है, उसकी एक बानगी है। और ये बानगी हम दर्शकों को बताएंगे। अभी हम कुछ दिन पहले हम अजीत द्विवेदी जी के साथ चर्चा कर रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा कि राबड़ी देवी ने रजिस्टर क्यों मांग लिया। तो उन्होंने कहा कि रजिस्टर मांग लिया नहीं तो अखिलेश यादव की तरह कहेंगे कि टोटी चुरा के ले गए, तेजस्वी यादव की तरह कहेंगे कोई और सामान चुरा के ले गए। तो राबड़ी देवी ने कहा कि आओ रजिस्टर लेके आओ, जो जो सामान तुमने लगाया था वो सामान मिला लो, बाद में ये मत कहना कि ये सामान चुरा के ले गए, ये सामान चुरा के ले गए, उससे ज्यादा ही हम छोड़ के जाएंगे। ये भाजपा ने इस देश की राजनीति को उस स्तर तक ला दिया है। दर्शकों को बहुत ज्यादा इंतजार करवाए बिना खबर बता देता हूं। प्रभास साक्षी ने ये लिखा हेडलाइन में कि टीवी के एमएलए का सनसनीखेज खुलासा, विजय सरकार गिराने के लिए 35 करोड़ का ऑफर, पुलिस जांच में बड़े नाम। लेकिन आज तक थोड़ा सा और ज्यादा इसमें आगे बढ़ गया है और आज तक ने क्या कह दिया है। आज तक कह रहा है कि विजय सरकार को गिराने की साजिश, करोड़ों के ऑफर का दावा। और आज तक इसमें कह रहा है टीवी के नेता के हवाले से कि 10 से 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई है। यानी जिसकी जितनी हैसियत उस हिसाब से उन्हें पेशकश की गई है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि विजय की सरकार बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, 10 पहले तो चुनावी नतीजे आते हैं। विजय एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत हासिल करते हैं, कुछ सीटों के अंतर से बहुमत हासिल करने में चूक जाते हैं, राज्यपाल अड़ जाते हैं कि मैं शपथ ग्रहण नहीं करवाऊंगा जब तक तुम बहुमत वाली लिस्ट लेकर नहीं आओगे। पूरे संविधान की जितनी ऐसी तैसी राज्यपाल कर सकते हैं वो कर दिया उन्होंने। जबकि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के पास बहुमत न होने के बावजूद राष्ट्रपति ने उन्हें न्योता भेजा था, क्योंकि वो उस समय लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे थे। तो तमाम नियम कायदे कानूनों को दत्ता बताया। किसी तरह से सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाई और सी जोसेफ विजय के सरकार बनाने से ज्यादा लोग चिंतित है कि राहुल गांधी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती कैसे होगी। यानी तमिलनाडु की सरकार में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी साझेदार है।
डीएमके के साथ भी हुआ करती थी। स्टालिन ने कभी भी कांग्रेस के किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया, विजय ने कांग्रेस के विधायक को मंत्री बनाया, उनको प्रमुख मंत्रालय दिया। ये राहुल गांधी और विजय की दोस्ती से चिड़े हुए हैं। 10 मई को उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की थी। राहुल गांधी भी उस समय मौजूद थे। 10 जून और आज 1 जुलाई की तारीख है, कायदे से 2 महीने भी नहीं हुए। 50-51 दिन हुए हैं और 50-51 दिन में ही विजय की सरकार गिराने की तैयारी। और पूरी खबर मैं बता देता हूं, आज तक ने जो ये पूरी खबर बताई है कि स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जो स्टेट की पुलिस है, उसने दावा किया है कि उसने टीवी के सरकार के सत्ता संभालने के 2 महीने से भी कम वक्त में उसे अस्थिर करने की कथित साजिश को नाकाम कर दिया है। टीवी के सरकार में मंत्री निर्मल कुमार के हवाले से आज तक ने कहा, लिखा है कि डीएमके का नाम आ रहा है अंशु जी। अब तक जो तमिलनाडु की सत्ता चलाते थे, जो बड़े नेता होते थे, अब पता नहीं स्टालिन साहब ने कैसे इस ऑपरेशन को मंजूरी दी होगी, क्योंकि विजय उनसे भी घर पर मिलने गए थे और स्टालिन ने उनका वेलकम किया था। उन्होंने कहा था कुछ महीने हम सरकार को देंगे। लेकिन अब जो पुलिस की थ्योरी है और टीवी के सरकार में जो मंत्री निर्मल कुमार है, उनके हवाले से आज तक कह रहा है कि डीएमके के सीनियर लीडर सेंथिल बालाजी ने स्टालिन और उदयनिधि उनके बेटे हैं उनके स्टालिन के, मंजूरी से पिछले 40 दिनों से हमारे कई विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की है और उन्हें 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की है। आगे उन्होंने कहा, टीवी के नेता ने कि ऐसा कोई विधायक नहीं है जिससे उन्होंने संपर्क ना किया हो, बल्कि एक विधायक ने मना कर दिया कि आइंदा से फोन मत करना, मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं। विधायक को धमकी भी दी, जिसने अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने हॉर्स ट्रेडिंग, बड़ी जबरदस्त चीज है कि पुलिस ने हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम नरेश और त्यागराजन है। टीवी के नेता ने दावा किया कि आरोपियों में से एक नरेश सीधे सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार के संपर्क में था। नरेश हर दिन अशोक से इस बारे में बात करता था कि किस विधायक को कितनी रकम की पेशकश करनी है। इस मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। और अब ये तमिलनाडु में एक और विधायक है जिन्होंने आरोप लगाया है, तमिलनाडु में टीवीके के विधायक डॉक्टर एन इलैया राजा के इस आरोप के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि भैया तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्तावित प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान अपना रुख रखने के लिए उन्हें 35 करोड़ रुपए की राशि की पेशकश की गई थी। अब जो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक टी नाम के थिरुनावुकरासु नाम के एक शख्स ने अपने आप को एक राजनीतिक सर्वे संस्था का प्रतिनिधि बताया, विधायक से संपर्क किया और बाद में वोटिंग प्रोसेस एक तमिलनाडु विधानसभा में आने वाला था, उसके में सरकार का विरोध करने के लिए, विपक्ष के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए पैसे की पेशकश की। आरोप है कि एमएलए ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। बाद में पुलिस में शिकायत की और उसके बाद डॉक्टर एन इलैया राजा ने यह भी दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को भी धमकियां मिल रही है। शिकायत के आधार पर ट्रिप्लिकेशन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में थिरुनावुकरासु नरेश और त्यागराजन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में जांच अभी चल रही है और आगे कई और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। संतोष जी, क्या कहें, राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अब कुछ भी हो सकता है। यानी कि बस पैसे का ही बोलबाला है, पैसे से किसी को भी खरीद लो। लोकतंत्र का तो कुछ बचा ही नहीं है नाम लेवा, कि आप सांसदों को, आप अपने विधायकों को चुनकर भेजते हैं और वो इस तरीके से बिक जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात कहनी होगी, टीवी के विजय, जिन्होंने एक नई राजनीति की शुरुआत की, एक स्वच्छ और शुचितापूर्ण राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में सब पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं और सभी जातियों के और सभी समुदायों के और सभी वर्गों के लोगों को उन्होंने मौका दिया। बड़ी बात ये कहनी होगी कि उनके विधायक इस लालच में फंसे नहीं। 35 करोड़, जो पहली बार ये विधायक बने होंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि टीवी के पार्टी ही पहली बार आई है। 35 करोड़ का ऑफर जब इतने तरीके के लालच दिए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जगह जगह लोग बिक रहे हैं, तो इनका ईमान नहीं डोला और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। लेकिन बात यहाँ सोचने की ये भी है, टीवी के तो अच्छा काम कर रही है, विजय भी वहां ठीक से काम कर रहे हैं। जब स्टालिन ने और डीएमके ने कहा था कि हम इनको मौका देंगे साल 6 महीने काम करने का और हमारी मंशा ऐसी कुछ नहीं है सरकार को गिराने की, फिर आखिर ये षड्यंत्र, ये साजिश क्यों की गई इस तरह पीछे से? क्या ये छुरा भोंकने वाली बात ना हुई? आप इस पूरे खेल के पीछे क्या षड्यंत्र देख रहे हैं?
देखिए अंशु जी, जो एक नॉर्मल बना दिया था, मैं आपको याद दिला दूं, उसी दक्षिण भारत का किस्सा है। तेलंगाना में जब बीआरएस की सरकार हुआ करती थी और केसीआर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो नंबर 2 की पोजीशन में थे, जेपी नड्डा उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नंबर 2 की पोजीशन जो संगठन चलाते हैं, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष पर आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझिए कि एक नॉर्मल सा एक ट्रेंड बन गया। डीएमके को लगा कि शायद हम भी ये कर सकते हैं, तो डीएमके ने, वो बीजेपी का इतिहास उनके सामने था, उन्होंने कोशिश की, लेकिन अपनी पहली ही कोशिश में वो फ्लॉप हो गए। लेकिन ये फ्लॉप होने वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये मकसद कहां तक जा रहा है? आपने देश की राजनीति को कहां तक पहुंचा दिया? डीएमके जाहिर सी बात है सबर नहीं कर पाई, और विपक्ष में रहकर वो बहुत ज्यादा सबर नहीं कर पाई। उसको लगा कि अब द्रविड़ पॉलिटिक्स जो है वो एक तरह से खत्म हो गई, क्योंकि टीवी के एक नई राजनीति लेकर आए, और चूंकि राहुल गांधी का साथ उनको मिल गया है, तो ये डीएमके को लगा कि अब जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो टीवी के और कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ेगी। अभी तो सदन में, लोकसभा में ज्यादा सांसद डीएमके के हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव जब भी होंगे तो डीएमके के सांसदों की संख्या खत्म हो जाएगी। तो तमिलनाडु में राजनीति खत्म, केंद्र की राजनीति खत्म, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, सरकार गिराने की कोशिश कर लेनी चाहिए। और ये जो पूरा मामला है, इसमें कहा जा रहा है कि पहले एक प्रस्ताव लाया जाना था। किसके खिलाफ लाया जाना था? जो इनको बताया गया था कि हम जो है वो विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, उसके समर्थन में वोट दे देना। तो विधानसभा स्पीकर अगर हट जाएंगे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, तो फिर मुख्यमंत्री को हटाने में आसानी होगी, यानी मुख्यमंत्री का जो मोरल ग्राउंड होगा उसको वो चोट करेंगे कि आप मुख्यमंत्री बने रहने की स्थिति में नहीं है। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, पुलिस ने फेल कर दिया, 3 लोग गिरफ्तार हो गए। अब तमाम दावे डीएमके के नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें अगले 24 से 48 घंटे, 72 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर इस पूरे मामले में किस नेता की गिरफ्तारी होती है। तेलंगाना वाले मामले में तो बीएल संतोष को समन भेजा गया था, क्या ये तमिलनाडु वाले मामले में डीएमके के जिन नेताओं के आरोप नाम आ रहे हैं, जो कि एमके स्टालिन और उदयनिधि के जो करीबी हैं, क्या उन डीएमके नेताओं की गिरफ्तारी होगी? क्या उनसे पूछताछ की जाएगी? और सबसे बड़ी बात है कि जब ये मामला अदालत में जाएगा, तो क्या ये मामला अदालत में टिकेगा या नहीं टिकेगा कानूनी रूप से। लेकिन फिलहाल कि एक मुख्यमंत्री को 50 दिन भी काम नहीं करने दे रहे हैं ये लोग, और उससे पहले ही सरकार गिराने की तैयारी। ये इस देश की राजनीति की उस गंदी तस्वीर को हमारे सामने रखता है, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी 2014 के बाद। जी, बिल्कुल संतोष जी, कह सकते हैं कि बीजेपी ने लोगों को अपनी सभी चालें सिखा दी हैं, दूसरे दलों को भी, कि कैसे तोड़-फोड़ करनी है, कैसे विधायकों और सांसदों को खरीदना है, कैसे दूसरों की पार्टियां उनमें इस तरीके से लोगों को पैसे का लालच देकर उनको खरीद लेना है, और कैसे भी येन केन प्रकरण, मतलब लालच से, भय से, किसी भी तरीके से जो उनको करना है वो कर लेना है। तो राजनीति में गाली गलौज की शुरुआत की बीजेपी ने, राजनीति में मर्यादा गिराने की शुरुआत की बीजेपी ने, तमाम झूठ बोलने की शुरुआत की बीजेपी ने। तो ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर हम तमिल पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, तमिलनाडु की कर रहे हैं। हमें इंतजार करना होगा कि स्टालिन इस बात पर क्या बयान देते हैं। इतना बड़ा जो आरोप लग रहा है, आखिर एफआईआर हुई है और मामला पुलिस तक पहुंचा है, कोर्ट तक भी पहुंचेगा, तो स्टालिन क्या इस बात को कहते हैं जो उन्होंने खुद कहा था कि हम अभी इस सरकार को किसी परेशानी में नहीं डालेंगे। पर आपको क्या लगता है कि इससे तो विजय और टीवी का एक तरीके से पॉइंट और मजबूत ही हुआ है, उनके लोगों के बीच उनके पार्टी की एक अच्छी छवि ही गई है। और जिस तरीके से एक इंडिया अलायंस में भी अभी डीएमके हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस का साथ से ये चल रही है, तो डीएमके का ऐसा कुछ करना अभी इस जंक्शन पे, जबकि सब अभी एसआईआर के विरुद्ध एकजुट हो रहे हैं, और डीएमके भी खुद कह रही है कि अभी तो बीजेपी के खिलाफ ही उनको चलना है। तो ऐसे मौके पर इतना बड़ा बदनामी अपने सर पर लेना, और दूसरी बात, इतना बड़ा बड़ा पैसा इनके पास कैसे आता है कि ये ऑफर करते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि कई भाई रीजनल पार्टीज को भी बहुत चंदा मिलता है। टीएमसी के बाद डीएमके का ही नंबर है जिनको बहुत बड़े तादाद में और बड़े बड़े अमाउंट में पैसा मिला है, चंदा मिला है। तो क्या अब यही एक राजनीति का स्वरूप हो गया है कि भाई जहां पर हम लोकतंत्र से नहीं जीत सकते, वोट से नहीं जीत सकते, हम पैसे के बल पर
कुछ भी करेंगे। और दूसरा अहम सवाल कि अब लग रहा है कि उनको कि द्रविड़ राजनीति का अंत हो जाएगा, उनकी जगह नहीं बनेगी, तो वो कुछ भी मारकाट मचाने के लिए, कुछ भी हद तक नीचे गिरने के लिए तैयार हैं। अब बताइए इस पूरे प्रकरण का एक राजनीतिक मायने और इसका परिणाम अब क्या निकलेगा, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। देखिए अंशु जी, एक बात तो बिल्कुल तय है कि टीवीके को इसका फायदा मिलेगा, विजय को इसका फायदा मिलेगा। डीएमके को राजनीतिक रूप से इसका नुकसान होगा, कानूनी रूप से इसका नुकसान होगा। और अगर जांच के तार या जो मनी ट्रेल और बाकी चीजें जो है, अगर वो जांच के तार डीएमके के शीर्ष नेताओं तक पहुंचे तो उनकी पार्टी के वजूद पर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन कई चीजें हमने कल जिक्र किया था कि एसआईआर पर इनके डीएमके के सिग्नेचर है, तो उनको कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन वो धैर्य नहीं रख पा रहे। इस बीच में कई ऐसी बड़ी खबरें आ रही है जो धीरे धीरे संक्षेप में हमें बता देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने वो चुनाव के बाद जो अंडे फेंकने वाली घटनाएं हुई थी उस पर जवाब मांगा था सरकार से। अब महुआ मोइत्रा जो कि लोकसभा की सांसद है, महिला सांसद है, वो पोस्ट करके कह रही है कि उन पर हमला हो रहा है। और वो डीजीपी वेस्ट बंगाल को और वेस्ट बंगाल पुलिस को टैग करके कह रही है कि पिछले 2 घंटे से उनकी पुलिस जो है वो देख रही है, मजाक उड़ा रही है, भीड़ को हटा नहीं रही है। भीड़ जो है वो अंडे फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं उनकी गाड़ी पर, और वो पुलिस से गुहार लगा रही है कि उनकी जान बचाई जाए। ये हालत हो गई है इस देश की लोकसभा की एक चुनी हुई प्रतिनिधि, जो लोकसभा की सांसद है, जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, सिर्फ इसलिए उनकी जान खतरे में है क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव हार गई है। ये पश्चिम बंगाल का वाकया है। मध्य प्रदेश में देखिए, अमित शाह के करीबी जो है कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी कि भैया मैं आपसे बहुत दुखी हूं, आप मेरी 2.5 वर्षों से असहयोग कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सारी चीजें उठा उठा के उज्जैन लेके जा रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट उज्जैन लेके जा रहे हैं, इंदौर में कुछ दे ही नहीं रहे। ये वही कैलाश विजयवर्गीय है जिन्होंने कहा था, वो शायद, क्या मैं उसका शब्द भूल रहा हूँ, उन्होंने कोई शब्द यूज किया था जब पत्रकार ने, एनडीटीवी ने पूछा था, घंटा जब वो घंटा घंटा, घंटा। हाँ घंटा। तो जो दूषित पानी पीकर जिनकी मौत हुई थी, उनका सवाल जब पत्रकार ने पूछा था, तो ये अमित शाह के लाडले अब मोदी के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक स्टोरी करी, अगर दर्शक चाहे तो जाकर देख ले। और उत्तर प्रदेश में जो ये फीड करने की कोशिश कर रहे थे, चाचा पार्टी तोड़ेंगे, राम गोपाल यादव पार्टी तोड़ेंगे इस बार अखिलेश यादव की, राम गोपाल यादव मीडिया के सामने आ गए और वो बयान दे रहे हैं कि अयोध्या में 20,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। जी जी। जीरो लगा लेते हैं, कितना हुआ? 20,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, इसका कोई हिसाब नहीं है। हीरे के हार दिए, पता नहीं कहां गए। तो इटावा में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में राम गोपाल यादव बोले हैं। और जब भी कोई बोलता है बड़े बड़े लोग शामिल है, तो मुझे बृजभूषण शरण सिंह का बयान याद आ जाता है, जिन पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे। वो किसी से नहीं डरे थे। वो भी कहते हैं कि मैं नाम बताऊंगा तो बड़े बड़े मेरे लिए दिक्कतें पैदा हो जाएगी। तथाकथित जो बाबा है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो पता हाँ। नहीं कैसे बाबा बागेश्वर नेताओं के दरवाजे दरवाजे घूमते रहते हैं, पता नहीं ऐसे कौन से सन्यासी होते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। बीजेपी के जिस नेता के घर छोटा बड़ा कार्यक्रम है, उसके घर जाकर बैठ जाते हैं, लोग आते रहते हैं, पैर छूते रहते हैं। ये पता नहीं किस तरह की बाबागिरी है। वो भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है, मैं खोल दूंगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस हाँ, तरह से पर्ची बीजेपी निकाल फंसती दूंगा, जा रही है। उन्होंने कहा हाँ कि पर्ची पर्ची निकालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। पर्ची निकालते हैं वो तो बाबा बागेश्वर। हाँ, पर्ची निकाल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब उनको भी डर लग रहा है, पता नहीं कैसे बजरंगबली के भक्त है, मैं नहीं जानता। यहाँ तो बजरंगबली का हनुमान चालीसा कहा जाता है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे। पता नहीं वो कैसे हनुमान जी के भक्त है, मुझे पता नहीं। लेकिन इन तमाम संकटों के बीच दक्षिण भारत की एक खबर ये बताती है कि इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ी सफाई का वक्त आ गया है। नहीं तो हर हारा हुआ राजनीतिक दल इसी तरह से खरीद फरोख्त करता रहेगा। अब ईडी क्यों नहीं पहुंच रही है डीएमके के पास, पता नहीं। पहले तो पहुंचती थी बहुत ज्यादा, जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले होता था। ईडी क्यों नहीं पहुंच रही है अयोध्या, पता नहीं ईडी का रास्ता उनको पता है कि नहीं पता। इनकम टैक्स क्यों नहीं पहुंच रहा है, कर्नाटक जहां तक पैसा ले जाएगा वहां क्यों नहीं पहुंच रहे। तो ये सब गड़बड़ झाला गोल मट्ठा बना हुआ है। और हमारे देश में नागरिकता को लेकर इतना बड़ा कंफ्यूजन बना दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के जो तथाकथित माय डियर फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप भी यही सब कुछ कर रहे थे। वहां की अदालत ने झटका दे दिया, मिस्टर ट्रंप आपके मनमाने फैसले नहीं चलेंगे, ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। नागरिकता को लेकर जो अमेरिका का पुराना वाला कानून है उसी को उन्होंने लागू कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ मोदी जी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तहस नहस करने पर तुले हुए हैं।
बिल्कुल संतोष जी, इस वक्त जो देश की राजनीति का हाल चल रहा है, तो यही कहना पड़ेगा कि आखिर जनता जनार्दन को भी ये लगता होगा कि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है, वो कर क्या रहे हैं? जिन्होंने मंदिर बनाने का वादा किया था, वो मंदिर में चोरियां करवा रहे हैं। जिनको हमने पश्चिम बंगाल में चुनकर भेजा कि भाई तुम कुछ विकास की राजनीति करो, वो बस तब से महीनों से अंडे, टमाटर और पत्थर ही विपक्ष के नेताओं को मारने में लगे हुए हैं। अरे भाई ये बता दो कि कब तक मारोगे उनको? कुछ और भी काम करोगे या नहीं करोगे? और यहाँ पर तमिलनाडु में भी वही हो रहा है कि उनसे सीख-सीख कर भई कैसे खरीद फरोख्त करनी है, पैसे के बल पर विधायकों को खरीदना, सरकारों को गिराना, मतलब लोकतंत्र का पूरा मज़ाक बना के रख दिया गया है। और हमारे रक्षा मंत्री तो क्या कहें, माशाअल्लाह है, संसद में खड़े होकर झूठ बोल देते हैं, शहीदों की शहादत का मज़ाक उड़ा देते हैं। तो इस वक़्त देश में पूरा इस तरीके का माहौल चल रहा है कि लोकतंत्र कहीं कुछ बचा नहीं है। कहीं कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा है। झूठ बोलकर, बेईमानी से, पैसे के लालच से, मतलब हर तरीके के भ्रष्टाचार को अब कहा जाए कि न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। संतोष जी जानना चाहूँगी ये सब कुछ जो चल रहा है, अब ठीक है, फिर भी आने वाले चुनावों में एसआईआर के बल पे और ये सब ज्ञानादेश के बल पर ये चुनाव भी जीत जाते हैं। लेकिन जनता कहीं तो इन चीज को देख रही होगी। अब देख रहे हैं कि राम मंदिर में भी 90% चढ़ावा खत्म कर दिया, 10% भी नहीं आ रहा। लोग कुछ तो सोच ही रहे होंगे। अब आने वाले जो अगले चुनाव है, क्या जनता कुछ सोचेगी इनके बारे में? आखिरी प्रश्न। देखिए, जनता तो सोच रही है। अंशु जी, हमने सुबह एक स्टोरी करी, मैंने और शिव कुमार मिश्रा जी ने, जिसमें मेरे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी आई थी कि चंपत राय को इस्तीफा देने को तब कहा गया जब बीजेपी का इंटरनल सर्वे आया कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ उनको 180 सीटें आ रही। तब बीजेपी में हड़कंप मचा। उनको लगा कि यूपी हारेंगे तो उसके बाद मोदी सरकार या तो गिर जाएगी या जब भी लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तब विदाई हो जाएगी। और मोदी सरकार, योगी सरकार गई, फिर मोदी सरकार गई तो मोहन भागवत से सुरक्षा विड्रॉ कर ली जाएगी। और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार बोल रहे हैं, जो भी नई सरकार बनेगी वो दो काम करेगी। पहला तो कोई आयोग बनाया जाएगा जिसमें ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार और इन जैसे तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की जांच की जाएगी कि भैया इन्होंने ढंग से काम क्यों नहीं किया, इनकी संपत्ति और तमाम चीजें। और दूसरा काम आरएसएस को बुलाकर पूछा जाएगा कि भैया खाता बही दो, ये जो इतना भव्य ऑफिस बनाया है कहीं अयोध्या वाले पैसे से तो नहीं बनाया है? तो ये कहेंगे गुरु दक्षिणा ली है, तो कहेंगे गुरु दक्षिणा ले कैसे सकते हो? ना तो तुम ट्रस्ट हो, ना तो तुम एनजीओ हो, ना तुम्हारा बैंक अकाउंट है, तो ये गुरु दक्षिणा ले कैसे सकते हो? और ये जो संघ का हेडक्वार्टर बनाए हो, ये लाखों रुपए के घड़ी पहनते हो, लाखों रुपए के चश्मे पहनते हो, इसका बिल किसके नाम से बनता है? जरा वो सारे भी चीजें लाकर दे दो। इतनी सादगी से रहते हो, लेकिन घड़ियां लाखों की पहननी है, चश्मे लाखों के पहनने हैं, और फिर कहोगे कि हम सादगी से रहते हैं। वो एक पुरानी कहावत है ना कि सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे मोहन भागवत से, और जवाब मोहन भागवत देंगे या दत्तात्रेय होसबाले देंगे, और नहीं देंगे तो जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। जैसे ही हड़कंप मचा, उनको लगा कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक ठाक करो, लेकिन करेंगे कैसे? रायता इतना फैल गया है कि अब समेटे नहीं समटेगा। चंपत राय कह रहे हैं कि मैं अकेले थोड़ी ब्लेम लेके जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो सारा पोल पट्टी खोल के जाऊंगा। सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जनता फैसला करेगी, जनता फैसला करने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग की भूमिका निश्चित तौर पर सवालिया निशान लग रहा है, लेकिन विपक्ष को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा अंशु जी। घर बैठे सत्ता तो नहीं मिलेगी, थोड़ा सा अखिलेश यादव को इसी कमरों से बाहर निकलना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जनता को भी सतर्क रहना होगा कि ये जो हमेशा ध्यान भटकाने वाला काम करते हैं, चुनाव से पहले कोई ऐसा मुद्दा ले आते हैं, कोई ऐसी बात ले आते हैं कि लोगों का जो ध्यान है उनकी पुरानी गलतियों से भटक जाता है और वो उनकी कुछ नई बातों में फंस जाते हैं। तो जनता इन सारी बातों को भूले नहीं कि उन्होंने किन मुद्दों पर वोट किया था, और ये जितनी बेईमानी, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की जमीनें मध्य प्रदेश में खरीदी जा रही है, तो कहीं बिहार में किसी बाबा को, सदगुरु को 1-1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन दे दी जा रही है, लीज पर 1 रुपए में जमीनें दी जा रही हैं। तो आप जरूर सोचिएगा कि आपका टैक्स पेयर का पैसा है, और जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है इनके राज में, क्या उसके बाद ये सरकारें आप पर शासन करने के लिए किसी भी तरह से कोई मोरालिटी, कोई नैतिक इनका अधिकार बनता है? और अगर ये कोई जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे तो फंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कोशिश जरूर करेंगे। अब जनता की ये सोचने की बात है, उन्हीं पर हम ये छोड़ते हैं कि वो फिर से किसी नए जाल में,
किसी और ऑपरेशन में, किसी और लोटस ऑपरेशन या किसी और चीज में फंसेंगे, या फिर इस बार वो कुछ सबक सिखाएंगे, ये तो देखने पर ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की खबरें हम आपके सामने लेकर आते रहें। नमस्कार। बिल्कुल अंशु जी ने बिल्कुल सही कहा, जनता जनार्दन है, आप मालिक है। आप घर से निकलेंगे और 5 किलो अनाज के लालच में नहीं पड़ेंगे तो शायद इस देश और समाज को बदल पाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।